हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजवीर राजेंद्र सर आपका और टीएलएसएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग लगा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एनिमल किंगडम्स को काफ़ी अच्छी सी रीडिंग लगा के पढ़ा है। और मैंने एक द लिविंग वर्ल्ड पे एक लेक्चर भी मैंने अपलोड किया है रिसेंटली। लेकिन बच्चों ने बोला मुझे क्या एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाना है। तो जब ये जो द लिविंग वर्ल्ड है, इनसे इससे इस चैप्टर से नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये भी बहुत इजी चैप्टर है। तो इसको हम लोग काफ़ी स्पीड में हम लोग इसको रीडिंग लगा करके पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। और जहाँ नीड होगी मैं कोशिश करूँगा उसको अपने लैंग्वेज में समझाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं द लिविंग वर्ल्ड को। इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी बचपन से ही ना लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी समझने में, आप लोग खुद अंडरस्टूड हो। बस हम लोग क्या करेंगे, एक बार लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाएंगे और मेरे साथ आप भी देख लो। और इससे क्या होगा, आपको समझने में ईजी होगा और मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा कुछ पॉइंट को। तो चैप्टर 1 हमारा क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडर, मैं एकदम लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाता हूँ, ठीक है ना। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट cold mountains, dicious forest, oceans, fresh water, desert and hot springs लीव अस स्पीचलेस। मतलब बोला जा रहा है क्या कि लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हर एक जगह पे देखने को मिलता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है वैसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। तो वैसा कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो हर एक जगह पे क्या है ना, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएगा। द ब्यूटी ऑफ अ galloping horse, of the migrating birds, the valley of the flowers, or the attracting shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperations among members of the population and among populations of a community, or even the molecular tariff inside a cell make us deeply रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। आप देखते हो क्या कि ये जो एक कि बहुत सारे के सारे एनिमल्स में है ना, उन सभी के ना एक अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। उनका एक अपना कैरेक्टर्स है, सभी की एक अपना पॉपुलेशंस है, उन सभी का एक अपना इंडिविजुअल कम्युनिटी है। उन सभी अगर देखोगे उन सभी में क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सभी के अपने कैरेक्टर्स है। और ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि आखिर लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन वॉज टू implied questions within it. The first is a technical one and 6 answer to what living is opposed to the non living। वो क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग से क्या करता है, इसको अलग करता है। एंड द सेकेंड इज द फिलोसफिकल वंस एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। 2 क्वेश्चन आता है, पहला क्या लिविंग नॉन लिविंग से कैसे अलग है, दूसरा एक दार्शनिक प्रश्न आता है कि आखिर लाइफ का क्या मतलब है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन की लाइफ का क्या मतलब है, इसका बोल रहा है कि नहीं देंगे आंसर, वैज्ञानिक हैं हम। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन द व्हाट इज लिविंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो देखो इस चैप्टर में ना बच्चों मैं आपको बताता हूँ हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरा जो एक आउटलाइन है, मेरा जो मानना है, मैं उसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग जो है ना पढ़ेंगे क्या। जैसे क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। इसको हम लोग 5 प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या हम लोग, सबसे पढ़ेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले आउटलाइन दे देता हूँ जिससे क्या होगा आपको समझने में इजी होगा। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। और 4th वन पढ़ेंगे हम लोग क्या, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म
एंड फिफ्थ वन पढ़ेंगे हम लोग क्या, कंसिस्टेंस, ठीक है ना। देन इनको हम लोग पढ़ेंगे दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे। पहले ही देख लो, मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक पढ़ेंगे क्या, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर्स, और एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, फंडामेंटल फीचर्स, फंडामेंटल फीचर्स। पहले देखो डिफाइनिंग फीचर्स बच्चों क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना कोर फीचर्स होता है, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ये फीचर्स तो होना ही चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिफाइनिंग फीचर्स उन फीचर को बोलेंगे कि जो हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें तो ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और फंडामेंटल फीचर्स क्या है ना, कि ये जो है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं भी होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फंडामेंटल फीचर्स। देन आफ्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पोर्शन में आएंगे हम लोग, नोमेन क्लेचर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग देखते जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इस चैप्टर। टैक्सोनॉमी की और हर्बेरियम वगैरह को रिमूव कर दिया गया आपके मॉडर्न सिलेबस से। तो हम लोग सबसे पहले ना ये जो 5 लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस, इसको हम लोग देखते हैं बेसिस पे। डिफाइनिंग कौन सा, इसमें क्वेश्चन देखो नीट में ऐसे ही आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर, और कौन सा फंडामेंटल फीचर्स है। तो इसको रीडिंग लगाते हैं तो हम लोग का क्लियर होता जाएगा। मैंने ऐसे लेक्चर अपलोड कर दिया है, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने, वन शॉट में किया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। कुछ बच्चों जो जिसके लिए मैंने किया था उसने तो देख लिया है। मैंने, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है ज़्यादा बच्चे, मैं बस कुछ बच्चों के लिए करता हूँ जो मैं अभी बाहर रहता हूँ, तो जो बच्चे मेरे स्टूडेंट थे उसके लिए मैं अपलोड करता हूँ। तो देखो आते हैं क्या, व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग्स वी कन्विंसली लुक एट द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, अलग अलग कैरेक्टर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, मतलब सेंस को इन्वायरमेंट करने, मतलब कि एबिलिटी होता है इसको सेंस करने का, इन्वायरमेंट का, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स करने का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस बोलते हैं। कम इन आवर माइंड इमीडिएटली एज यूजिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन कैन ऐड फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, कुछ और भी फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट करने का, सेल्फ ऑर्गेनाइज इन सेल्फ रेप्लिकेट करने का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंट्रैक्ट करने का, एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक है ना। ये सब हम लोग एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज, मतलब हम सब इन सब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग को, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हम लोग पहला क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज, उसके मास में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर, उनके नंबर में इंक्रीज करते हैं इंडिविजुअल्स लेवल पे, एंड आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ का ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। अब देखो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखो क्या बोलता है, ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो कैसे करता है बच्चों, सेल डिवीजन से। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। और प्लांट में क्या करता है, ये पूरी लाइफ तक ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज, और एनिमल्स में क्या करता है, सर्टेन एज तक ग्रोथ देखने को मिलता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल, और क्या करते हैं, जो कि मतलब लॉस्ट सेल को रिप्लेस करते हैं, किसमें, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रो होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय द सेल डिवीजन। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, ठीक है ना। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स, मतलब इन विट्रो कल्चर से हम लोग इसके नंबर्स को देख सकते हैं सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। पहले मैं ग्रोथ को दिखा देता हूँ बच्चों, मैं बोल देता हूँ। ग्रोथ जो होते हैं ना, ग्रोथ क्या करते हैं, डुअल नेचर को शो करते हैं। ग्रोथ जो होते हैं 2 कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ देखो क्या हो सकता है, इंट्रांसिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सट्रांसिक।
एक्सट्रांसिक का मतलब क्या है, बाहर जो सेल के, जैसे कि माउंटेन वगैरह देखते हो अपने बाहर से, माउंटेन हो गया, आइस मतलब पोल हो गया, ये सब क्या करता है अपने बाहर से बढ़ता है। लिविंग कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, इंट्रांसिक जो ग्रोथ होते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखना बॉडी के अंदर से वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मतलब उसके ग्रोथ जो है इंटरनली ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो अगर ग्रोथ बोलेंगे ना तो ग्रोथ जो होता है डिफाइनिंग फीचर नहीं, ये फंडामेंटल फीचर है। लेकिन इंट्रांसिक ग्रोथ बोलेंगे तो इंट्रांसिक ग्रोथ फंडामेंटल फीचर है, ठीक है ना, क्लियर कर दिया। दूसरा क्या देखेगा, एनिमल्स में जो ग्रोथ होते हैं सर्टेन लिमिट पीरियड तक होते हैं, ठीक है ना, और बाद में स्टॉप हो जाता है। लेकिन प्लांट में ग्रोथ जो होता है थ्रू आउट द लाइफ चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसके प्लांट में पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं कंटिन्यूस सेल डिवीजन करता रहता है, जिसके कारण प्लांट जो होते हैं थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ को शो करता है। क्लियर हो गया। और एक बात देखिएगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो बोला गया, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखो क्या होता है, ये मान लो कि छोटा सेल है, ये बाद में और बड़ा हो गया, बाद में ये क्या कर गया, डिवाइड कर गया ना। तो अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखो क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ होता है। इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखो क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग सेपरेट प्रोसेस है, इसलिए वहाँ पे बोलेंगे क्या, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों क्या है, म्यूचुअली अलग है, तो बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गया ना। अब देखो इन विट्रो के बारे में बताया गया क्या, कि मान लो क्या, इन विट्रो में अगर हम लोग देखो यहाँ पे एक टर्म्स दिया है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, देखो टर्म्स दिया हुआ है, मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। वन मोस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज द बॉडी मास इज कंसिडर्ड एट ग्रोथ। बॉडी का मास जो इंक्रीज मतलब हो रहा है, इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो करते हैं, वो अपने बॉडी को इंक्रीज करते हैं। सर्टेन, ये भी तो ग्रोथ है ना, सर्टेन ग्रोथ कट है, जैसे माउंटेन हो गया, बोल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन इसको हम लोग फंडामेंटल फीचर नहीं रखेंगे। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ देखने को मिलता है। ये क्या करता है, मटेरियल्स को एक्यूमुलेट करता है अपने सरफेस पे। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होता है, इनसाइड, इंटरनल ग्रोथ होता है। देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, इसीलिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानेंगे। कंडीशन अंडर विच it can be observed, all living organisms have to be explained and then we understand that it is a characteristics of living system। हम लोग देखते हैं क्या, ग्रोथ जो होता है ना लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, और डेड मतलब मरा हुआ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है क्या, नहीं करता है। याद रखिएगा, इंट्रांसिक ग्रोथ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल फीचर्स। सिर्फ ग्रोथ की बात करेंगे, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल फीचर्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिप्रोडक्शन। मैं ऐसे ही समझाता चला जाता हूँ आपको, ठीक है ना, क्लियर होता जाएगा। ये कहानी पढ़ने वाला टर्म्स है। रिप्रोडक्शंस जो होते हैं ना दो तरह का होता है, ठीक। रिप्रोडक्शंस भी जो होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। रिप्रोडक्शंस रिप्रोडक्शंस भी जो होते हैं ये कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताता भी जाऊँगा। रिप्रोडक्शन दो होते हैं, एक क्या होते हैं बच्चों, एक होते हैं सेक्सुअल और एक क्या होते हैं आपका, एक होते हैं एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो होते हैं बाय पेरेंटल होते हैं, यहाँ मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है, ठीक है ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना, बोथ सेक्स एक में ही होते हैं, ठीक है ना, यूनिपेरेंटल होते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ क्या होता है, नहीं होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल में बहुत सारे मेथड देखेंगे आप लोग, क्या होते हैं, जैसे बडिंग होता है, फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है ना। ये सब प्रोसेस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की है, ठीक है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, देखेंगे क्या कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि देख लो वर्कर भी ले लो, ठीक है ना, म्यूल ले लो, स्टेराइल मेल भी ले लो। ह्यूमन में भी तो स्टेराइल होते हैं ना, जो कि रिप्रोडक्शंस करने में अनेबल होते हैं। तो रिप्रोडक्शंस में देखो क्या, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पर क्या है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स। रिप्रोडक्शन क्या है, ये हमारा क्या है रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन है हमारा फंडामेंटल फीचर्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये क्या है, फंडामेंटल फीचर्स है।
नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म की बात करोगे बच्चों, मैं मेटाबॉलिज्म को भी ऐसे ही समझाता हूँ आप लोग को। मेटाबॉलिज्म में देखो क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। या तो एडिशन होगा तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म, अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन एग्जांपल के लिए रिस्पायरेशन हो गया, एनाबॉलिज्म का ले लो फोटोसिंथेसिस, है ना। अगर देखो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों अगर इक्वल होगा तो बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा। अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा कैटाबॉलिज्म से तो क्या होगा, बॉडी ग्रोथ करेगा। अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा एनाबॉलिज्म से तो बॉडी ग्रोथ डिक्रीज होगा, इसको डिग्रोथ होगा, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म में। अब देखो नेक्स्ट और टर्म्स आता है क्या, हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करके, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब देखो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। दिस केमिकल्स स्मॉल बिग कुछ भी हो सकता है, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन, मतलब डिपेंड करता है, कॉन्स्टेंटली being made and changed into some other biomolecules. These conversion are chemical reaction and metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो मल्टी सेल्यूलर हो, उसके बॉडी के अंदर जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता रहता है, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई माइक्रोस इन सभी में क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। इसको डेफिनेशन याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म का, बहुत अच्छा है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो भी होंगे, ठीक है ना, उसमें नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन ना बॉडी के आउटसाइड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, मान लो एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है ना, और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना देंगे, सुटेबल कंडीशन, इसमें इंजाइम सबस्ट्रेट और क्या कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको डाल देंगे तो हमको एज जैसा हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वैसा ही मेटाबॉलिक रिएक्शन हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। डिमोस्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ये सेल नहीं है, टेस्ट ट्यूब लिया था मैंने बताया आपको, सेल फ्री सिस्टम। अन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। और बाहर जो हम लोग के टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन को, ये ना तो लिविंग होंगे ना ही नॉन लिविंग होंगे। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। विदाउट एक्सेप्टेशन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है और नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये लिविंग रिएक्शंस है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, हैंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। याद रखिएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना बॉडी में, वो क्या होते हैं, हमारा डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं लाइफ का, ठीक है ना। तो देखो परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग क्या, और याद रखिएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं फंडामेंटल फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्या है ना, हमारा कंससनेस की जब मैं बात करता हूँ, देखो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कहानी को, आप रीडिंग लगाना, सुन लो, याद रह जाएगा, सिंपल याद कर लो। कंससनेस जो होता है ना, ये डिफाइनिंग फीचर्स है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसमें क्या होता है, कंससनेस जो होते हैं, कंससनेस हमारा क्या है, कंससनेस ये डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। कंससनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, देखो ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को, इन्वायरमेंट को, टच को, फिजिकल टच बोलो, केमिकल बोलो, इन सभी को क्या करते हैं, लाइट को, सभी को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा सेल्फ कंससनेस अगर बात करेंगे हम लोग, सेल्फ कंससनेस ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है।
सेल्फ कॉन्शसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं, ये सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो क्या हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसा कपड़ा पहने हैं, ये सब हम लोग में ही सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और एक हमारे बुक में बहुत अच्छा कहानी दिया है क्या कि मान लो क्या मतलब एक पर्सन कोमा में है, कोमा में अगर पर्सन है इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये मतलब ये लिविंग मानेंगे। कब मानेंगे? लिविंग तब मानेंगे जब ये कोमा से बाहर आएगा। कोमा से बाहर नहीं आएगा इसको नॉन लिविंग मानेंगे। इसके देखो सेल इंडिविजुअल लेवल पे सेल फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं ना कि ये सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्शसनेस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये कहानी दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ कॉन्शसनेस जो होता है ना, सेल्फ कॉन्शसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज़ अ फंडामेंटल फीचर, है ना। सेल्फ कॉन्शसनेस क्या है? फंडामेंटल फीचर है, बट कॉन्शसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो देखो द फेनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल्स। वी अब देखो क्या है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but the varying degrees। मतलब क्या बोलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी एक दूसरे से, चाहे पास्ट में फ्यूचर में होगा या अभी, वो सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉमन फीचर्स को, एंसेस्ट्रल मतलब कुछ न कुछ रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो क्या है कि अलग अलग डिग्रीज में, कोई मतलब मान लो क्या कि क्लोज मतलब दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है इवोल्यूशन का, कोई मतलब काफ़ी फार है, लेकिन कुछ न कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच देखने को मिलता है। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ कहानी को, ये कहानी है, सुन लो आप जल्दी से, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, अब मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट टर्म्स बोला था मैंने, क्या बताऊँगा आपको, नेक्स्ट बताऊँगा डाइवर्सिटी। अब देखो क्या होता है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड में देखो हमारा जो वर्ल्ड है ना पूरे मतलब कि यूनिवर्स में 7 से लेकर के 8 मिलियन ऑफ स्पेसीज एस्टिमेट किया गया है। इनमें से 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जो होते हैं ना डिस्कवर्ड स्पेसीज हैं, ठीक है ना। और इसको जो होते हैं कार्लस लिनियस ने अपने बुक में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, यहाँ देखो टर्म्स है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको कि मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब डिफरेंट जो फ्लोरा एंड फौना है मतलब इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, बायोडाइवर्सिटी को। मतलब लार्ज मतलब ए नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, वो बायोडाइवर्सिटी को दिखाएगा। जितना डिफरेंट ज़्यादा होगा मतलब वेराइटी, वो रिच बायोडाइवर्सिटी, जितना कम होगा वो उसको कहेंगे पुअर डाइवर्सिटी। तो आप सोचो क्या ये मिलियंस ऑफ जो स्पेसीज हैं, इसको हम लोग स्टडी करने के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा, टर्म्स डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को स्टडी करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसको ईजी मतलब स्टडी करने के लिए क्या किया हमने, इसको इजी स्टडी करने के लिए हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और समस्या आया, मान लो हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ठीक है ना। इसमें मान लो क्या, ये मान लो यूनिवर्स है, एक साथ क्या हुआ, एक पर्सन ए यहाँ पे स्टडी कर रहा है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे और एक ई यहाँ पे है। सभी क्या कर रहे हैं, एक ही स्पेसीज, मान लो क्या मैंगो, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, क्या मैंगो के बारे में स्टडी कर रहा है, सभी स्टडी कर रहा है, लेकिन ये इसको बोल रहा है, एक बोल रहा है मैंगो, एक बोल रहा है आम, एक बोल रहा है अम्बा, एक कुछ भी बोल रहा है, एक एक्स बोल रहा है, एक वाई बोल रहा है। मतलब सभी क्या कर रहे हैं, मैंगो के बारे में ही पढ़ रहा है, लेकिन सभी को इसको अलग अलग रीजनल नेम से जान रहा है। अब देखो कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो अब क्या पड़ा, उनको नीड पड़ी कि हम लोग ऐसा एक सिस्टम लाएं बच्चों, जिससे क्या होगा ना कि हम लोग ये सिस्टम मतलब सारे जितने भी सेम स्पेसीज हैं, सेम स्पेसीज या सेम मतलब जीनस वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक कॉमन नाम रखें और उसको वर्ल्ड वाइड क्या हो, एक्सेप्टेड हो। बाद में तुमको नीड पड़ी क्या, बायोलॉजिकल नेम, किसका नीड पड़ी, बायोलॉजिकल नेम की नीड पड़ी, बायोलॉजिकल नेम, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज़ का नाम पड़ा, नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना। बायोलॉजिकल नेम या नोमेनक्लेचर की नीड पड़ी, क्लियर है ना। तो बायोलॉजिकल नेम और नोमेनक्लेचर की नीड पड़ी हम लोग को, ठीक है ना, इसकी नीड पड़ी। अब देखो क्या होता है, एक टर्म्स और हम लोग देखेंगे, बायोलॉजिकल नेम हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे।
क्लियर है ना। अब देखो बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं ना, हम लोग को अलग अलग स्टेज में हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल नेम। अब देखो बायोलॉजिकल नेम तो हो गए, बायोलॉजिकल नेम कोई तो नहीं रख सकता है ना। बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए, एक ही नाम, एक स्पेसीज का एक ही नाम होना चाहिए। और अगर किसी एक स्पेसीज का अगर हम लोग एक बार नाम रख दिए तो फिर से हम लोग दोबारा उसी नाम को दूसरे स्पेसीज का नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या पड़ा, बायोलॉजिस्ट वो की हमको नीड पड़ी, मतलब साइंटिस्ट की नीड पड़ेगी। साइंटिस्ट ही इसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे नोमेनक्लेचर करने के लिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होंगे, रिपीटेड नाम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या निकाला हमने, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में ना हम लोग जनरली यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को। बायनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चों क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं ना, पहला जो होता है मान लो क्या, मैंगो, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, मैंगीफीरा इंडिका। देखो बायोलॉजिकल, इसको देखो नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए ना। तो ये देखो पहला जो इसको 2 कंपोनेंट होंगे, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गए और ये क्या होंगे, सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जीनस, और सेकंड कंपोनेंट क्या होंगे, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना। ये 2 कंपोनेंट होंगे। और याद रखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे, जीनस जो होंगे, ये हमारा ये क्या होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे और बाकी स्मॉल, और इन स्पेसिस जो होंगे सारे के सारे स्मॉल होंगे। और अगर हैंड रिटन करते हैं तो इसको हम लोग को अंडरलाइन करना है। ये सब रूल्स रेगुलेशन बनाया गया लिखने के लिए, ठीक है ना, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए इसके 4 नेम देखो नोमेनक्लेचर में लिखा गया क्या, ये याद रखना, ये स्पेसिस, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशन, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन और रिटन इन इटालिक, जनरली लैटिन और इटालिक में लिखते हैं, ठीक है ना। और द फर्स्ट वर्ड जो होते हैं बायोलॉजिकल नेम, इसको जीनस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ वर्ड जो होते हैं ना बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए। अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो सेपरेटली दोनों को क्या करना, जीनस स्पेसिस को अंडरलाइन कर देना है। फर्स्ट वर्ड जो जीनस को डिनोट्स करेगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो है स्मॉल लेटर से क्या होंगे, स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चों टर्म्स आ रहा था क्या, हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग देख लिया। अब देखो क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। जब हम लोग क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी तो हम लोग क्या क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या ना हम लोगों ने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो होते हैं क्लासिफिकेशन में हम लोग को देखने को मिलते हैं। कितने ऑब्लिगेट कैटेगरी देखने को मिलते हैं बच्चों, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होंगे क्लासिफिकेशन में। और देखो एक मैंने अभी यहाँ पे बताना भूल गया, देख लो ये जो ब्रांच है ना नोमेनक्लेचर के डिफरेंट ब्रांच होते हैं, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और भी होते हैं ICBA मतलब बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, BAN हो गए, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक है ना। इन सब के नोमेनक्लेचर करने के लिए अलग अलग ब्रांच है, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है याद रखिएगा। अब देखो ये जो टेक्सोनोमी होता है ना, टेक्सोनोमी क्या होता है कि हमारे ब्रांच साइंस का वो ब्रांच अब क्या आ गया हमारा कि क्लासिफिकेशन की नीड जो पड़ी। क्लासिफिकेशन में क्या है, वेरियस जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा हम लोग को कि हम लोग को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इसके लिए टर्म्स है हमारा टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हमारे साइंस का वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स मेरिट के बेसिस पे अलग अलग टैक्सोन में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। और टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं हमारे पास। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या क्या हमारा, सबसे पहला आता है क्या हमारा स्पेसीज, फिर आएंगे जीनस, फिर आएंगे हमारा क्या जीनस के बाद आएंगे फैमिली, फिर आएंगे ऑर्डर, फिर आएंगे हमारा क्या फाइलम, इसको हम लोग डिवीज़न, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीज़न प्लांट के लिए, फिर आएंगे हमारा क्या किंगडम। देखो ये सबसे लोअर ऑब्लिगेट कैटेगरीज है हमारा, सबसे लोअर हमारे टेक्सोन होंगे, ये क्या होंगे हायर टेक्सोन होंगे। लोअर टेक्सोन जितने होंगे, देखो जैसे हम लोग लोअर से हायर टेक्सोन में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स का जो शेयरिंग है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें हम लोग यहीं पे रखते हैं बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा,
नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर लाएंगे एनसीईआरटी का, इसको प्रॉपर रीडिंग लगाएंगे और हम लोग देखेंगे डिफरेंट इसको स्टडी करेंगे, जीनस स्पेसीज को, एनिमल्स को स्टडी करेंगे और हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, इसको याद करवाएंगे आप लोग को। नेक्स्ट लेक्चर लेके जो आऊँगा बच्चों, हम लोग रीडिंग लगाएंगे और हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे आफ्टर नोमेनक्लेचर। इस वीडियो में इतना ही।